चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आरसीसी कॉलम। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था आरसीसी कॉलम के इंट्रोडक्शन का जो क्लास है उसमें मैंने कुछ बताया था। जैसे आपको मैंने कॉलम के बारे में बता दिया था, पेडेस्टल के बारे में बता दिया था और स्ट्रट के बारे में बता दिया था। तो आइए आज जानते हैं आरसीसी कॉलम क्या होता है। जैसे कॉलम हम लोग तो जानेंगे कॉलम क्या होता है बेसिकली, अब हम लोग जाने आरसीसी कॉलम क्या होता है। तो कॉलम को मटेरियल के आधार पर अर्थात सामग्री के आधार पर भी बांटा गया है। हम आरसीसी कॉलम की बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉलम को बांटने की बात कर रहे हैं। तो कॉलम को मटेरियल के आधार पर भी बांटा गया है जो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लकड़ी का कॉलम, एक होता है आपका इस्पात का कॉलम, एक होता है आपका कंक्रीट का कॉलम, एक आपका होता है आरसीसी का कॉलम। ठीक है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का कॉलम। तो इनमें से हमें किसके बारे में जानना है? आरसीसी कॉलम के बारे में जानना है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो आपकी कंक्रीट होती है, कंक्रीट किसकी बनी होती है? जो सादी कंक्रीट होती है, प्लेन जो कंक्रीट होती है वो किसकी बनी होती है? महीन मिला हुआ प्लस मोटा मिला हुआ प्लस सीमेंट। इन तीनों को मिला करके हम लोग जो एक मिक्सचर तैयार करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। इसे किसके साथ मिलाया जाता है? वाटर के साथ। तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। जब इसी कंक्रीट में, ठीक है, जब इसी कंक्रीट में हम लोग परवलन डाल देते हैं, इस्पात डाल देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरसीसी कहते हैं। ये तो जान गए। जब हम लोग सादी सीमेंट कंक्रीट में इस्पात की मात्रा डाल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जिसे क्या कहा जाता है? आरसीसी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं आरसीसी कॉलम की। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम क्या होता है? इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। तो देखिए आरसीसी कॉलम होता क्या है। तो अभी हम बताएं आप लोगों को आरसीसी क्या होता है। तो उसी आरसीसी का जब हम लोग कॉलम तैयार करते हैं, जब हम लोग स्तंभ तैयार करते हैं, जैसे स्तंभ का मैंने डिफिनेशन बताया था। स्तंभ क्या होता है? स्तंभ एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर संपीडन मेंबर होता है, संपीडन अवयव होता है, जिस पर क्या आता है? अच्छी भार आता है। ठीक है, तथा जिसकी ऊंचाई इसके पास माप के 3 गुने से क्या हो? अधिक हो, तभी वह क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। ये मैंने डिफिनेशन पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के इसे देख लीजिए, जो आपकी थी क्लास फर्स्ट। तो जब आरसीसी का हम लोग कॉलम तैयार करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरसीसी कॉलम। मतलब जब सादे सीमेंट कंक्रीट में हम लोग इस्पात डाल करके एक कॉलम बनाते हैं, एक स्तंभ बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरसीसी कॉलम कहते हैं। आई होप आपको आरसीसी कॉलम समझ में आ गया होगा। तो आरसीसी कॉलम का एग्जैक्ट डिफिनेशन सुन लीजिए। जब हम लोग क्या करें? एक ऐसा ऊर्ध्वाधर संपीडन मेंबर बनाए जो किसका बना हो? परवलित सीमेंट कंक्रीट का बना हो, जिस पर क्या लगा हो? अच्छी भार लगा हो, तथा उसकी ऊंचाई उसके न्यूनतम पास माप के 3 गुने से क्या हो? अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आरसीसी कहेंगे। जैसा मैंने बताया था कल कि जो हाइट हो उसकी एच जो हो इज ग्रेटर देन किसके हो? 3D, जहां डी क्या हो? आपका डी क्या है? आपका न्यूनतम पास माप, कॉलम का न्यूनतम पास माप है। तो आप आरसीसी कॉलम का, आरसीसी स्तंभ का ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं। जब
सादी सीमेंट कंक्रीट में इस्पात डाल करके, जब सादी सीमेंट कंक्रीट में इस्पात डाल करके एक ऊर्ध्वाधर संपीड़न अवयव, एक ऊर्ध्वाधर संपीड़न अवयव बनाया जाए जिस पर क्या है, अच्छी भार आए, तथा उसकी ऊंचाई, जो उसकी हाइट हो वो क्या हो, उसके न्यूनतम पास माप के क्या हो, उससे 3 गुने से अधिक हो। अर्थात यहाँ पर जो उसकी ऊंचाई हो, ऊंचाई ये एच जो हो, एच ये लोड लग रहा हो, अच्छी भार लग रहा हो, इसके न्यूनतम पास माप मान लेते हैं ये डी क्या है, इसका न्यूनतम पास माप है, ये बी है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो, न्यूनतम पास माप 3 गुने से क्या हो, अधिक हो। न्यूनतम पास माप के 3 गुने से अधिक हो तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, आरसीसी कॉलम कहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कुछ चीजें आप लोगों को कॉलम के बारे में, पेडेस्टल के बारे में, तो उससे कुछ जो आपके जेई के पेपर होते हैं, जूनियर इंजीनियर के जो पेपर होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, यूपीटीपीएससी हो गया, ठीक है, तो रेलवे हो गया, इन सभी चीजों में वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कॉलम और पेडेस्टल के। वो कैसा क्वेश्चन बनता है वो आकर देख लीजिए थोड़ा। तो वो क्वेश्चन बनता है कि जैसा मैंने बताया था कि जब ये कॉलम की हाइट है आपकी, ये आपकी कॉलम है, एक कॉलम का क्या है, क्रॉस सेक्शन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बी, से क्या कहेंगे, डी। मान लेते हैं क्या है आपका न्यूनतम पास माप है, न्यूनतम पास माप है। तो उसमें पूछता क्या है, ऐसे कह देगा कि जब एच इज ग्रेटर देन क्या हो, जब एच इज ग्रेटर देन क्या हो, 3D हो। अर्थात आपसे कहते कॉलम किसे कहेंगे, तो ऑप्शन में ऐसे बहुत कुछ दे देगा, तो ऑप्शन में कहेगा जब इसकी ऊंचाई क्या हो, इसके न्यूनतम पास माप के 3 गुने से अधिक हो, तभी हम लोग क्या कहेंगे, इसे कॉलम कहेंगे। ऑप्शन बहुत दे सकता है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका एच इज ग्रेटर देन 2D हो गया, या आपका कह देंगे एच इज लेस देन 3D हो गया। ऐसे फोर्थ ऑप्शन आपके पास दे दे एच इज ग्रेटर देन 4D हो गया। तो इसमें स्तंभ का डिफिनेशन, स्तंभ का जो परिभाषा है क्या है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे एच इज ग्रेटर देन 3D। जब ऐसा कंडीशन रहता है, जब इसकी ऊंचाई इसके न्यूनतम पास माप से क्या हो, अधिक हो, तभी हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। जब पेडेस्टल की बात करें, ठीक है, पेडेस्टल किसे कहते हैं, तो पेडेस्टल में उस वीडियो में हम बताए थे, जब कॉलम की ऊंचाई इसके न्यूनतम पास माप 3D से, अर्थात 3D से कम होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ लीजिए कि इसमें से पेडेस्टल का रूल कौन फॉलो करता है, या इसमें पेडेस्टल का परिभाषा कौन डिफाइंड करता है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर एच इज लेस देन 3D, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एसएससी जेई में भी, या आपका आरआरबी हो गया, यूपीटीपीएससी हो गया, तो यहां से कॉलम और पेडेस्टल से क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका बस यही है, कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब कॉलम की ऊंचाई, जब किसी मेंबर की ऊंचाई क्या हो, जब किसी मेंबर की ऊंचाई इसके न्यूनतम पास माप के 3 गुने से अधिक हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कॉलम कहेंगे। जब मेंबर की ऊंचाई, जब ऊर्ध्वाधर मेंबर की ऊंचाई इसके न्यूनतम पास माप के 3 गुने से कम हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेडेस्टल कहेंगे, इसे हम लोग पेडेस्टल कहेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चौकी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम यहाँ पर साथ में लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी कॉलम। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आरसीसी कॉलम के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ना कि कॉलम के।
तो आरसीसी कॉलम के बारे में हम देखेंगे तो पहले जो क्लासिफाइड किया गया ये किसके आधार पर, भार व्यवस्था के आधार पर, दूसरा लंबाई के आधार पर, तीसरा आकृति के आधार पर। यही तीनों आपके सिलेबस में है, ये तीनों आपके सिलेबस में है। लेकिन ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। लेकिन ये दोनों चीज पे आपको पढ़ना है, टाई कॉलम और स्पाइरल कॉलम, ये इन दोनों पर टॉपिक आपको मिलेगा। लेकिन कंपोजिट कॉलम के बारे में आपको एकदम नहीं पढ़ना है। लेकिन इससे जो कंपोजिट कॉलम है, कंपोजिट कॉलम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो भी एग्जाम होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जेई के, तो वहां पर कंपोजिट कॉलम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई इसे देखता नहीं है कंपोजिट कॉलम होता क्या है। तो जब वहां पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इसी से उठा करके दे दिए जाते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी कॉलम, तो क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी कॉलम पहला जो है आपका किसके आधार पर है, भार व्यवस्था के आधार पर। पहला जो टाइप है, जैसे भार के आधार पर जो होता है कॉलम दो प्रकार का होता है, ठीक है। भार के आधार पर कॉलम दो प्रकार का होता है, एक आपका अच्छी भारित कॉलम होता है, एक आपका उत्केंद्री भारित कॉलम होता है। इसे ध्यान से सुनिए, भार के आधार पर आपका कॉलम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक आपका अच्छी भारित कॉलम, दूसरा होता है आपका उत्केंद्री भारित कॉलम। तो चलिए आइए देखते हैं अच्छी भारित कॉलम किसे कहते हैं। एक चीज और बता दें हम आपको, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, एक होता है आपका भार के आधार पे केंद्रित कॉलम होता है, केंद्रित कॉलम होता है, उसको भी बता दे रहे हैं, यहां पर दिया नहीं गया है। तो उसे भी हम लोग आप लोगों के सिलेबस में दिया नहीं है, तो इसीलिए उसका जिक्र हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब कर दे रहे हैं। तो देखिए केंद्रित कॉलम होता क्या है, तो ये आपका कॉलम है, कॉलम की लंबाई पूरी है, इस पर क्या आ रहा है, इस पर एक पी लोड आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक कॉलम का आपका क्रॉस सेक्शन है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। जब यह लोड ठीक इस सेंटर पे लगता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रित भारित कॉलम कहते हैं। बेसिकली ये जो आता है केंद्रीय भारित कॉलम, ये किसके अंतर्गत आता है, अच्छी भारित स्तंभ के अंतर्गत ही आता है। ये जो केंद्रीय भारित कॉलम है किसके अंतर्गत आता है, अच्छी भारित स्तंभ के अंतर्गत ही आता है। अभी आगे आइए समझ लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय भारित कॉलम। केंद्रीय भारित कॉलम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो लोड लग रहा है ठीक इसके सेंटर पे लग रहा है, तो इसे हम लोग क्या कह दिए, केंद्रित भारित कॉलम। अब बात करते हैं अच्छी भारित एक्सियल लोडेड कॉलम क्या होता है, एक्सियल लोडेड कॉलम। तो मान लेते हैं ये आपका कॉलम है, ये कॉलम की पूरी लंबाई हो गई, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया। तो यहां पर देखिए ये आपका वाई हो गया, वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। मान लेते हैं एक कॉलम की गहराई डी है, कॉलम की चौड़ाई डी है, तो डी का 5% अर्थात 0.05 डी, 0.05 डी, और ये आपका 0.05 डी, ये आपका 0.05 डी, ये आपका 0.05 डी। अर्थात यहां पर जो ये हम लिए हैं मार्क, ये आपका कितना है, ये जो है यहां से लेकर के यहां तक ये है आपका 0.05 डी है, ये आपका जो है 0.05 बी है। तो यदि लोड आपका यहां पर, सॉरी से थोड़ा चौड़ा कर दें तभी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो यहां पर ए है पूरा और ए है, ये कॉलम है आपका। यदि आपका जो पी लोड है इसके अंदर लग रहा है, अर्थात 0.05 डी के अंदर लग रहा है, 0.05 डी के अंदर, मतलब ये जो है इसके अंदर कहीं पर भी लोड लग रहा है, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर। यदि यहां पर लोड लग रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे,
इसे हम लोग कहेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम, अच्छी भारित कॉलम। तो इसका डिफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, कह सकते हैं 5% ऑफ पास मार्क के अंदर लगा हो, ठीक है, 0.05 पास मार्क के अंदर लगा हो तो क्या कहते हैं, उसे हम लोग अच्छी भारित कॉलम कहते हैं। तो यहां तो फिगर से ही आप लोगों को क्लियर होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अच्छी भारित कॉलम कहेंगे। और इसे भी देखिए, अब यहां समझ लीजिए, तो ये जो है ये भी क्या इसके अंदर ही लग रहा है ना, 0.05B 0.05D इसके अंदर ही लग रहा है, मतलब यहां पर लग रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, अच्छी भारित कॉलम ही कहेंगे। तो ये आपका अच्छी भारित कॉलम हो गया। आई होप आपको अच्छी भारित कॉलम समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन एक बार और समझ लीजिए, जब कॉलम पर भार जो आता है उसके सेंटर पर आए या 0.05 पास मार्क के अंदर लगे, 0.05 पास मार्क के अंदर लगे, तो हम उसे हम क्या कहेंगे, अच्छी भारित स्तंभ कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अच्छी भारित स्तंभ या अच्छी भारित कॉलम कहेंगे। चलिए आइए देखते हैं, अब अगला जो है आपका उत्केंद्री भारित स्तंभ किसे कहते हैं। तो उत्केंद्री भारित स्तंभ समझने के लिए देख लीजिए, चलिए देखते हैं। तो उत्केंद्री भारित किसे कहते हैं, देखिए जैसे ये आपका है कॉलम, ठीक, ये आपका सेंटर है, यहां से इसके एक्सिस से कुछ दूरी पर लोड लग रहा है, कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर, एक पी है आपका। तो इस डिस्टेंस ये मान लेते हैं आपका क्रॉस सेक्शन है, ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस। जब यह लोड कहीं यहां पर लगे, मतलब ई डिस्टेंस पर लग रहा है, ई डिस्टेंस पर लोड लग रहा है, और ई का जो मान है, ई का जो मान है ये किससे अधिक है, ई का मान 0.05 डी या बी, मतलब पास माप, ठीक है, 0.05 डी न्यूनतम पास माप से क्या है, अधिक है। तो क्या हो रहा है यहां पर, तो इसे हम लोग कहेंगे उत्केंद्री भारित स्तंभ कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सिस है, एक्सिस से हट के लग रहा है। तो कितना हट के भी, 0.05 डी। जैसे इसी में उसको समझ लीजिए, हम बनाए थे 0.05 डी इधर, 0.05 बी इधर, 0.05 डी इधर, 0.05 बी इधर। यदि इसके अंदर लग रहा है, यदि यही लोड जो हम लोड यहां पर लगाए हैं, यदि यह लोड इसके अंदर लग जा रहा है, तो क्या कहेंगे, उसे अच्छी भारित स्तंभ कहेंगे। लेकिन यही लोड कितने से अधिक पे, 0.05 डी से अधिक, मतलब क्या है, इससे बाहर काम कर रहा है। जब इसके बाहर काम कर रहा है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, उत्केंद्री भारित स्तंभ कहेंगे। तो उत्केंद्री भारित स्तंभ जो होता है ये कुछ डिस्टेंस पर लगता है, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर लगता है लोड इस पे। तो इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं, जब कॉलम पर भार, ठीक है, जब कॉलम पर भार 0.05 न्यूनतम पास माप से बाहर लगे, ठीक है, बाहर लगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्केंद्री भारित स्तंभ कहेंगे। आपको फिगर से ही स्पष्ट हो रहा होगा यहाँ पर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्केंद्री भारित स्तंभ कहेंगे। ये कंडीशन आपके जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा। तो उत्केंद्रता के लिए क्या कंडीशन होती है, E इज ग्रेटर देन 0.05 डी, या यहाँ पर बी जो भी आपका न्यूनतम पास माप है वहां पर वही होता है, ठीक है। कुछ भी कर सकता है, जैसे ऑप्शन में दे दिया, ए दे दिया, E इज लेस देन दे दिया, 0.05 डी दे दिया, तो आपको क्या टिक करना है, यही वाला टिक करना है उत्केंद्री भारित कॉलम के लिए, ठीक है। तो उत्केंद्री भारित कॉलम के लिए ए टिक करना है, और आपके अच्छी भारित कॉलम के लिए आपको क्या टिक करना है, एक टिक करना। मतलब जब आपकी दूरी जो है इसके अंदर रहे, इसके अंदर रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे अच्छी भारित कॉलम कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको यहां पर उत्केंद्री कॉलम और अच्छी भारित कॉलम दोनों समझ में आया होगा अच्छे से।
चलिए आगे देखते हैं लंबाई के आधार पर कॉलम के प्रकार। लंबाई के आधार पर कॉलम के प्रकार। तो लंबाई के आधार पर कॉलम दो प्रकार के होते हैं, एक आप होता है लघु स्तंभ, एक होता है आपका दीर्घ स्तंभ। यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कॉलम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनेशन जो होते हैं जेईई के, वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हम बताते चलेंगे आप लोगों को। तो लंबाई के आधार पर देख लीजिए, लघु स्तंभ भी होता है और दीर्घ स्तंभ भी होता है। लंबाई के आधार पर कॉलम दो प्रकार के, लघु स्तंभ और दीर्घ स्तंभ। तो इन दोनों को देखने के पहले हम आपको बताते तनुता अनुपात क्या होता है। तनुता अनुपात, तनुता अनुपात, तनुता अनुपात किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन सुन लीजिए। कॉलम की प्रभावी लंबाई, कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तनुता अनुपात। जैसे मान लेते हैं कॉलम है आपका, इसकी प्रभावी लंबाई यल इफेक्टिव है, और यहां पर जो क्रॉस सेक्शन है इसका डी हम मान लिए क्या है, न्यूनतम पास माप है। तो तनुता अनुपात बराबर यल इफेक्टिव अपॉन डी। कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तनुता अनुपात कहते हैं। अब इसके बाद ये जो आता है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में आपका ये बहुत ज्यादा आता है, तनुता अनुपात के बारे में और लघु स्तंभ के बारे में और दीर्घ स्तंभ के बारे में। तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि प्रभावी लंबाई, किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तनुता अनुपात कहते हैं। तो वहां पर आपको ट्रिक लगाना रहेगा, तनुता अनुपात। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे हम लोग देख रहे हैं कि लघु स्तंभ किसे कहते हैं। लघु स्तंभ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट कॉलम कहते हैं। तो लघु स्तंभ जब किसे कहेंगे, देखिए जब कॉलम की लंबाई, जब कॉलम मान लेते हैं, कॉलम है आपका इसका यल इफेक्टिव, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई यल इफेक्टिव क्या हो, इज लेस देन 12D। इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई, कॉलम की प्रभावी लंबाई इसके न्यूनतम पास माप के, इसके न्यूनतम पास माप के 12 गुने से कम हो, इसके न्यूनतम पास माप के 12 गुने से कम हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लघु स्तंभ कहेंगे। ठीक है, तो यहां से डिफिनेशन एकदम देख लीजिए। जब कॉलम की लंबाई, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई इसके न्यूनतम पास माप के 12 गुने से कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लघु स्तंभ कहेंगे। हम चलिए आइए बात करते हैं दीर्घ स्तंभ। दीर्घ स्तंभ इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट दीर्घ स्तंभ। वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। जब यल इफेक्टिव, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या हो, अधिक हो, किससे, 12D से। ठीक है, अर्थात क्या, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई इसके न्यूनतम पास माप के 12 गुने से अधिक हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग कॉलम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्तंभ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आकृति के आधार पे। आकृति के आधार पे कॉलम के प्रकार। तो आकृति के आधार पर बहुत हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वृत्ताकार होता है, षष्ठभुजाकार हो सकता है, अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, आप जिस आकृति का बना दे कॉलम, उसी आकृति का क्या हो जाएगा, वो नाम हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो बस इतना ही दिया गया है कि उसका यदि आकार आयताकार हो तो उसे आयताकार कहेंगे, उसका आकार वर्गाकार हो तो वर्गाकार, उसका आकार सर्कुलाकार तो उसे सर्कुलाकार कॉलम, उसका आकार षष्ठभुजाकार हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, षष्ठभुजाकार कॉलम कहेंगे। इसमें कुछ और चीजें, एक्स्ट्रा चीजें हम आपको बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी
आपके जेई के लिए भी। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, यदि यहां पर चौड़ाई और गहराई क्या हो, बराबर हो, इसे हम कहेंगे वर्गाकार कॉलम। इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे आयताकार कॉलम। इसे क्या कहेंगे हम लोग, वृत्ताकार कॉलम। इसे क्या कहेंगे, षष्ठभुजाकार कॉलम कहेंगे। आपको फिगर से क्लियर होगा, लेकिन हम इसमें और कुछ चीजें बता रहे हैं। इसे वर्गाकार कॉलम कहेंगे तो वर्गाकार कॉलम में न्यूनतम इस्पात की संख्या कितनी होती है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि वर्गाकार कॉलम में न्यूनतम इस्पात की संख्या कितनी होती है और सर्कुलर कॉलम में न्यूनतम इस्पात की संख्या कितनी होती है। जेईई के एग्जाम में बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर सर्कुलर का बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, तो वर्गाकार जो कॉलम होता है, वर्गाकार कॉलम में न्यूनतम जो इस्पात की संख्या होती है ये होती है 4। ठीक है, ये 4 होती है। और ये जो साइड में लगा है, ये लगा है किस लिए, ये आपका, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टाई बार कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे टाई बार कहते हैं। और यहाँ पर कवर दिया जाता है 40 mm का। अभी आगे चल के बताएंगे टाई बार और इस्पात क्यों डाला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 इस्पात लगते हैं, 4 इस्पात। तो किसी वर्गाकार कॉलम में न्यूनतम इस्पात की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, भूलिएगा मत इसे। और किसी आयताकार कॉलम में भी न्यूनतम जो इस्पात की संख्या होती है ये भी कितनी होती है, 4 ही होती है। एक कंडीशन और है, लेकिन आपकी जो ये होनी चाहिए, ये 2 क्षणों के बीच की डिस्टेंस ये कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 300 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 2 क्षणों के बीच का डिस्टेंस 300 mm से अधिक हो रहा है तो आपको 1 क्षण और बीच में देना पड़ेगा। इधर भी यदि अधिक हो रहा है 300 mm से तो इधर भी आपको देना पड़ेगा। कभी भी 2 क्षणों के बीच का डिस्टेंस 300 mm से अधिक आपको नहीं रखना है, चाहे इसमें चाहे इसमें। लेकिन जब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम दोनों में 4 ही क्षण होते हैं। ठीक है, 4 ही नंबर ऑफ इस्पात होते हैं। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं यहां पर आपका एक आयताकार कॉलम है, इसकी साइज 300 है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 250। तो यहां पर ये भी तो 300 गुणे 250 आयताकार ही हुआ, तो कितना लगा देंगे, 4 ही लगाएंगे, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि 2 क्षणों के बीच का डिस्टेंस 300 से अधिक नहीं होगा। तो आयताकार में न्यूनतम क्षणों की संख्या कितनी लगाएं, 4 लगाएं। तो इसमें भी न्यूनतम क्षणों की संख्या, वर्गाकार में भी 4, आयताकार में भी न्यूनतम क्षणों की संख्या कितनी, 4। लेकिन सर्कुलर कॉलम में न्यूनतम क्षणों की संख्या हम लोग कितनी लगाते हैं, 6 लगाते हैं। न्यूनतम जो क्षण की संख्या होती है इसमें कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। और इसमें जितने कार्नर रहेंगे उतने कार्नर से हम लोग ऐसे लगा देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए न्यूनतम क्षणों की संख्या 4, इसके लिए न्यूनतम क्षणों की संख्या आपका 4, इसके लिए 6, इसके लिए जितने कार्नर हैं उतने नंबर आप बार। जैसे अष्टभुजाकार है तो अष्टभुजाकार के लिए कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितने नंबर आप बार किस साइज के कॉलम में किस आकृति के कॉलम में दिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस्पात के आधार पर कॉलम के प्रकार। तो इस्पात के आधार पर कॉलम के प्रकार देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका टाई कॉलम है। टाई कॉलम किसे कहते हैं, टाई आप बेसिकली जान लीजिए होता क्या है, टाई बार होता क्या है। आप लोग कोई देखे होंगे कहीं पर कॉलम बन रहा होगा, तो कॉलम बनने से पहले क्या किया जाता है, जो आपकी इस्पात होती है अर्थात जो सरिया होती है, सरिये को लेकर के क्या किया जाता है, रिंग से बांधा जाता है।
उसी रिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, टाई कहते हैं, टाई बार कहते हैं। टाई बार डाला क्यों जाता है ये भी जान लीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं ये कॉलम है आपका, तो कॉलम के 40 मतलब कवर छोड़ करके, कवर क्यों छोड़ा जाता है, जंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो देखिए कवर छोड़ करके यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ऐसे रिंग डालते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टाई बार कहते हैं। इन टाई बारों के बीच की दूरी कभी भी 300 mm से आपको अधिक नहीं रखना है। चलिए देखिए, इन टाई बारों की बीच की दूरी कभी भी 300 mm से अधिक नहीं रखना है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे कॉलम को इसे हम कहेंगे टाई कॉलम कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, टाई कॉलम। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा है, टाई बार लगा है। अब बेसिकली जान लीजिए टाई बार और मेन बार लगाया क्यों जाता है। ये आपका इस्पात है, इस्पात क्यों डाला जाता है आखिर आरसीसी कॉलम में, क्योंकि यदि हम लोग इस्पात नहीं डालेंगे किसी कॉलम में, मान लेते हैं कोई कॉलम बना रहे हैं, तो कॉलम का जो अनुप्रस्थ काट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही अधिक हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बहुत अधिक गहराई उसकी करनी पड़ेगी, बहुत अधिक उसकी चौड़ाई करनी पड़ेगी, मतलब उसका जो साइज रहेगा अनुप्रस्थ काट का वो बहुत ही आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, तभी वह लोड को क्या कर पाएगा, उतना बियर कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर दें, उसमें इस्पात डाल दें तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है, ठीक है। उसका अनुप्रस्थ काट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अब टाई बार क्यों डालते हैं, टाई बार हम लोग इसलिए डालते हैं, जो हम लोग इस्पात डालते हैं ऊपर से जब लोड आता है तो क्या होता है, कॉलम की जो छड़ होती है वो क्या करना चाहती है, बकल करना चाहती है। मतलब ये छड़ है, ये छड़ है, तो ये बकल होकर के किधर होना चाहती है, ऐसे बाहर निकलना चाहती हैं, ये भी ऐसे बाहर, क्योंकि ये ऊपर से लोड आएगा, ऊपर से लोड आ रहा है, तो दोनों छड़े, चारों छड़े क्या होंगी, बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती हैं। तो जब ये भागने की कोशिश करती हैं तो इन्हें रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हें ऐसे टाई बार से बांधते हैं। जब टाई बार से बांध देते हैं तो ये छड़ें बाहर की तरफ आपकी खींच नहीं पाती हैं, अर्थात ऐसे स्ट्रेट अवस्था में बनी रहती हैं। इसीलिए हम लोग क्या डालते हैं, कॉलम में टाई बार डालते हैं। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाई कॉलम की, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टाई कॉलम कहेंगे। और दूसरा देखते हैं सर्पिल कॉलम किसे कहते हैं। सर्पिल कॉलम जब यही आपकी टाई बार जो होती है कुछ इस प्रकार पड़े, जैसे एक कॉलम है आपका, सॉरी थोड़ा इधर आ जाइए, जैसे आपका कॉलम है, देख लीजिए, ये आप इस्पात डाले हैं, तो इस्पात डाले हैं यहां पर, तो लेकिन जो इसमें टाई बार डाल रहे हैं, टाई बार आप कुछ स्प्रिंग के रूप में डाल रहे हैं, मतलब लपेटते हुए ऐसे जा रहे हैं, ऐसे लपेटते हुए ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आपका कॉलम है, कॉलम के किनारे चारों छड़ है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे 6 छड़ है, तो ऐसे इसे टाई बार को लपेटते हुए जा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्पिल कॉलम कहते हैं। ये मैक्सिमम जो दिया जाता है ये चीज सर्कुलर कॉलम में दिया जाता है, ऐसे सर्कुलर कॉलम में हम लोग लपेटते हुए जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्पिल कॉलम कहेंगे। आपके सिलेबस में यहां पर है ये वाला, और ये वाला सिलेबस में है, इस पे न्यूमेरिकल भी आप लोग करेंगे, लेकिन कंपोजिट कॉलम के बारे में नहीं है, लेकिन यहां से जे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो देख लीजिए यहां पर थोड़ा बहुत। तो यदि इसी कॉलम में हम लोग, जैसे एक कॉलम है आपका, यहां पर देख लीजिए, एक कॉलम है, यहां पर हम क्या डाल दिए, इस्पात डाल दिए 40 mm के कवर पर। कॉलम में कवर कितना रखा जाता है, 40 mm आपका रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका।
यहां पर आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ओके। ठीक है। जब इस कॉलम में हम लोग इस कॉलम में ऊर्ध्वाधर इस्पात की बीम डाल दें, जब इस कॉलम में ऊर्ध्वाधर इस्पात की बीम डाल दें, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट कॉलम कहेंगे। जैसे हम ले लिए ये टाई कॉलम है, सेम टाई कॉलम है, इसे हम लोग टाई कॉलम कहेंगे। लेकिन जब हम लोग यहां पर इस्पात का खंड डाल दें, इस्पात का कोई मेंबर डाल दें ऊर्ध्वाधर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट कॉलम कहेंगे। ठीक है। तो किसी टाई कॉलम में जब हम लोग ऊर्ध्वाधर इस्पात का मेंबर, ऊर्ध्वाधर इस्पात का अवयव डाल देते हैं, ठीक है, अलग मतलब अवयव में क्या लेंगे, हमेशा बीम ही लेंगे। ठीक है। तो जब किसी टाई कॉलम में ऊर्ध्वाधर हम लोग क्या करते हैं, इस्पात की बीम डाल देते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट कॉलम कहते हैं। तो यहां पर हम क्या किए हैं, इसके बीच में क्या किए हैं, ऊर्ध्वाधर आई सेक्शन डाल दिए, आई सेक्शन हम लोग डाल दिए ऊर्ध्वाधर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट कॉलम कहेंगे। तो ये आपका ऐसे ऊर्ध्वाधर पूरा रहेगा इसके अंदर, ये आपका आई सेक्शन हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट कॉलम। इसमें जो क्वेश्चन बनता है तो ऐसे दे देता है, कंपोजिट कॉलम का फिगर कौन सा है, तो कंपोजिट कॉलम का फिगर हमेशा ध्यान रखिएगा यही है जिसमें बीच में क्या पड़ा हो, इस्पात की बीम पड़ी हो ऊर्ध्वाधर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट कॉलम कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7607 आप इस पर मैसेज कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उससे जरूर दूर किया जाएगा। थैंक यू।